हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता क्लास 12th चैप्टर 1। ये वो विषय हम पढ़ रहे हैं बच्चों जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है पेपर में आने की। ठीक है, तो अब मैं इसी सीरीज को सेकंड पार्ट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोग अगर इस पार्ट को देख रहे हो तो इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आएँ, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं मेन पॉइंट ही क्लियर कर रहा हूँ जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने उन्हीं पॉइंटों को लिखा है जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ एग्जामिनेशंस हैं और शॉर्ट नोट्स में भी है। तो बहुत सारा ना पढ़ के आप लोग सिर्फ इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो, तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ के नगरवासियों को कई प्रकार के धातुओं की पहले से पहचान थी, है ना। कई प्रकार के ऐसे मटेरियल्स की पहचान हो चुकी थी जिससे वो अन्य प्रकार के भी उत्पादन बना सके, और कई ऐसी भी जानकारियाँ थी जिससे वो अपने जीवन में आगे उन्नति कर रहे थे। अब उसी में ही है आगे इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्र की पहचान। अब इसमें जो इतिहासकारक है, यानी कि जो हमारे ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो पुरानी सभ्यताओं की खोज करते हैं, तो उसमें इतिहासकारक क्या कहते हैं, मतलब जो हिस्ट्रिशियंस होते हैं वो एक्चुअल में बोलते क्या हैं, बताते क्या हैं। तो उन्होंने बोला है कि जिस स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिलता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी तो इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि भैया जिन जिन स्थानों पर उन्होंने किसी प्रकार के उत्पादन किए हैं या किसी भी प्रकार के कार्य किए हैं तो वहाँ पर एक साक्ष्य मिले हैं जो कूड़ा करकट की फॉर्म में है। इससे इतिहासकारक अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था। जाहिर सी बात है, किसी ने भी आज के युग के व्यक्तियों ने तो नहीं देखा होगा कि वो लोग क्या काम करते थे। तो इतिहासकारक इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखते थे कि जो भी साक्ष्य या जो भी सबूत उन्हें प्राप्त होते थे उसी के बिहाफ पे वो अनुमान लगा के इस चीज़ को क्लियर करते थे कि इन स्थानों पे किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अब देखो क्या बोला गया है, अगला पॉइंट है पुरातत्ववाद समानता। कैसी कौन सी समानता है जिनको एक्चुअल में देखा गया है। तो देखिए, पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, इनके तो साक्ष्य मिले ही हैं जिनसे कई सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं। शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट ढूंढते थे जिनसे इस प्रकार की चीज़ों के और पक्के सबूत निकाले जा सके या उनके बारे में पता चले। अब आगे बोला गया है कि भैया इसमें निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती थी। तो इनसे पता चलता था कि निर्माण स्थल किस प्रकार के हैं और उनकी जानकारी क्या है। तो इनकी जानकारी पता करने के लिए हम अगले पॉइंट्स को भी अच्छे से और पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि शिल्प उत्पादन है क्या। बोला गया है कि शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति आखिर कैसे होती थी। शिल्प मतलब ऐसे कार्य जो हाथों से किए जाते हैं, ठीक है, जिनका निर्माण चाहे मूर्ति बनाने के लिए किया जाए या अन्य प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए हो। शिल्प उत्पादन जिसमें हाथ की सफाई से किसी प्रकार की मूर्तियों की डिज़ाइन बनाना, पत्थरों पे नक्काशी करना, इन सब चीज़ों को शिल्पकार कहा गया। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति किस प्रकार से। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्धता। सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें उपलब्ध होती थी उनसे ही चीज़ों का निर्माण किया जाता था। दूर से लाई जाने वाली वस्तुएं भी होती थी जिनमें, ठीक है। तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। कुछ पदार्थ स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध थे जैसे मिट्टी, कुछ बाहर से भी मंगाए जाते थे जैसे, ठीक है। तो अब इसमें अब आपको पता चलेगा कि अन्य क्षेत्रों में भी कैसे विस्तार हुए, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाले माल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जब चीज़ों का निर्मित करने लगे, चीज़ों का विस्तार करने लगे, तो उन्होंने कुछ क्षेत्र ऐसे संरक्षित किए जहाँ से वे कच्चे माल लेके आ सके। तो उन्होंने, देखोगे आप, तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पाद के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पावासी जब शिल्प का उत्पादन करते थे तो जाहिर सी बात है उन्हें ऐसे माल की भी ज़रूरत होती थी जो
जिनसे माल को और खूबसूरती से, क्वालिटी से डेवलप किया जा सके, इसीलिए वे कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालकोट से शंख मिल जाता था। अफगानिस्तान में सूदघई से नीले रंग का लाजवाई मिल जाता था, एक पत्थर होता था ये। मनके बनाने के लिए हड़प्पावासी 2 स्थानों से जो था सामान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो वो 2 स्थान कौन से थे? जैसे कि शंख, उन्हें 2 जगह से मिलते थे शंख, एक नागेश्वर और एक बालकोट। इन दोनों ही जगहों से वे मनके बनाने के लिए या कई प्रकार के शंख की डिज़ाइन बनाने के लिए अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों का भी उत्पादन, या फिर आप बोल सकते हो कि कच्चे माल को डिलीवरी ले लेते थे, या वो लेते थे, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात का क्षेत्र है, लोथल गुजरात से कॉर्नियल पत्थर मिलता था। ये बच्चों, ये वे सारे पॉइंट्स हैं जो जनरली बुक्स में लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। इनको आपको बड़ी ही बारीकी से पढ़ना होता है। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है कि आप लोग बस इन चीज़ों को समझो, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी अपने कच्चे माल के उत्पादन की पूर्ति के लिए किन स्थानों से क्या प्राप्त करते थे। तो उनमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। हड़प्पावासी शंख के उत्पादन के लिए किन 2 स्थानों पर निर्भर थे? तो नागेश्वर और बालकोट। तो आपको बच्चे पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही छोड़ देना, रट लेना, नहीं बेटा, पढ़ाई को समझो, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो उस पढ़ने के पीछे फैक्चुअल चीज़ें देखा करो, समझा करो कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। आगे बोला गया लोथल गुजरात से कार्नियल पत्थर भी मिल जाता था। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। सेलखड़ी एक ऐसा पत्थर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि ये एक लाइमस्टोन होता था जिससे ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये एक ऐसा चूना पत्थर होता था जिससे अन्य चीज़ें का भी उत्पादन होता था। आगे बोला गया कि राजस्थान के खेतरी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना मिल जाता था। यानी कि वे तांबे के लिए राजस्थान के खेतरी पे निर्भर थे और राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान से, और सोने के लिए दक्षिणी भारत का क्षेत्र उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था। अब सुदूर क्षेत्र ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी सभ्यता के आसपास ही रहे, ठीक है। तो इन्होंने सुदूर क्षेत्र मतलब दूर क्षेत्रों से भी क्या किया? संपर्क किया। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों निकल के अंश मिले हैं। कहते हैं कि कुछ समय पहले ही ऐसी खोजें हुई हैं जिनमें ये पता चला है कि भैया पुरातात्विक खोज से कुछ ऐसे भी प्राप्त हुआ है कि तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों निकल से के अंश मिले हैं। यानी कि वहाँ पर निकल एक प्रकार का मटेरियल है, एक प्रकार का ऐसा धातु है जिनके अंश वहाँ होना प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि भाई वो जगह अपने आप में बहुत मतलब अद्भुत रही होगी। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, ओमान से प्राप्त हुई है। अब सोचो, मर्तबान मतलब बर्तन, तो एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर एक काली मिट्टी की एक परत चढ़ी हुई है, वो ओमान से प्राप्त हुई है, जो कि ओमान भारत मानचित्र में आप देखेंगे तो ये बहुत दूर है, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था। कहते हैं मेसोपोटामिया की जब चीज़ें पता चली तो उसमें मगान शब्द के बारे में, मगान शब्द एक जगह आया है। तो मगान शब्द संभवतः ओमान के लिए ही प्रयुक्त नाम था। तो ओमान, ठीक है, ओमान अगर आप देखेंगे ये जो मगान शब्द है बच्चे, ये वाला मगान शब्द, ये ओमान के लिए यूज होता था। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य खोज में हड़प्पा की मोहर, बाट तथा मनके मिले हैं। जब इसकी खोज के विस्तार किए गए ना हड़प्पा के, तो कई सारी चीज़ों के भी साक्ष्य मिलते गए हैं ओमान में, जैसे कि मोहर, बाट तथा मनके, ये वहाँ भी प्राप्त हुए हैं जैसे एज इट इज भारत में प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल भी जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही पहले की टेक्निक्स को ही फॉलो कर रहा है। मोहर लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों? मोहर लगाने का मतलब होता है कि फला चीज़ फला जगह से प्रमाणित है। मोहर लग गई तो जब लंबी दूरी के
कोई लंबी दूरी के संपर्क में जब ये क्षेत्र आते थे तो अपनी एक मोहर इनकी होती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये स्थान इस जगह से या ये वस्तु इस जगह से क्या है, प्रमाणित है या जुड़ी हुई है। तो मोहर लंबी दूरी को कम करने का भी काम करते थे एक प्रकार से, यानी कि कम्युनिकेशंस का एक अच्छा वे था समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंट्स को ध्यान दें, इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखें, क्योंकि ये वे पॉइंट्स हैं जहां से आपको इस चैप्टर की समझदारी, ठीक है, आएगी। तो बस चैप्टर को पढ़ो नहीं, रटो मत, समझो, और वही मेरा काम है। तो बस अब अगले पॉइंट में हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अब तक इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की सोच थी, हड़प्पा सभ्यता में जिस तरीके से लोग विकसित हो रहे थे, उसके पीछे क्या साक्ष्य थे। तो उसी में ही अब इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पाई लिपि की। आपको पता है एक ऐसी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो अपने आप में विकसित हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, कोई लिपि या किसी भाषा में तो वो संवाद करते ही होंगे ना। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्रों के द्वारा वहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा समझा जाता था। चित्र इस प्रकार के होते थे जिनको देखकर समझने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती थी। इसलिए ठीक है, इस लिपि में चित्रों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी, यानी कि जो चित्रों को समझने की जो प्रक्रियाएं होती थी उसमें 375 से 400 ऐसे शब्द हुआ करते थे जिनको समझकर कम्युनिकेट किया जाता था या वहाँ पर संवाद ईजिली हो जाता। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, है ना, हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ लेके जाते हैं ना। उसी प्रकार से ये लिपियां भी अपने आप में ऐसी होती थी कि ये राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जाती थी, जिस प्रकार से उर्दू पढ़ते हैं उसी प्रकार से इस फॉर्म में भी होती थी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि इसलिए भी कहलाती थी क्योंकि आज तक इसे किसी ने नहीं पढ़ पाया है और ना ही कोई पढ़ सका है आज तक। हड़प्पा की मोहरें, तांबे के औजार, आभूषण तथा मध्य भाग में इस लिपि में लिखावट मिली हैं। कई प्रकार के जितने भी साक्ष्य अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे मृतभांड हो, चाहे तांबे की मोहर हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई पत्थर हो, उन पे जितनी भी हमें लिखावट प्राप्त हुई है वो कुछ चित्रात्मक लिखावट ही हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी जो लिपि थी वो चित्रों को वर्णित करके ज़्यादा हुआ करती थी। लिपि समझ आया। अब हम बात करते हैं बाट की। आप सही समझ रहे हैं। बाट मतलब तोल करने का जो हिसाब किताब होता था। जैसे आपको पता है कि हम तोलने के लिए 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी उन्होंने एक बाट का प्रचलन किया हुआ था जिससे वो चीज़ों को मापते होंगे। बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बेटा इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी है कई गवर्नमेंट एग्जाम में, कि बाट हड़प्पा सभ्यता के अंदर बाट को बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का प्रयोग होता था। तो एक पत्थर था जिसका नाम था चर्ट, उसका प्रयोग किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। कहते हैं छोटे जो बाट होते थे उनसे सोने चांदी के आभूषण व मनके को तोला जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले हैं, यानी कि धातु से आपने देखा होगा ना तराजू होते हैं, तो उस प्रकार के तराजू भी मिले हैं जिस पे एक प्रकार के धातु से बनाया गया। जिसे यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे, जैसे कि पत्थर, इस प्रकार के बाट होते थे, लेकिन ये एक ऐसे पत्थर से बने हुए थे, ठीक है, जिससे इनको तोलने की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ तक हम पढ़ते आए हैं तो अब हमें समझना है कि हड़प्पा संस्कृति में शासन किस प्रकार से होता था, मतलब रूल कैसे हुआ करता था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड या जितनी भी पुरातात्विक विभाग द्वारा जितनी भी किताबों का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है, उनमें कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि हड़प्पा शासन में जो शासन प्रक्रियाएं थी वो थी कैसी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी पता चली हैं साक्ष्यों के हिसाब से पता चली हैं, सबूतों के आधार पर ही पता चली हैं, तो शासन के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। संभव हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा उन्होंने जटिल फैसले जरूर लिए होंगे। बच्चों पता नहीं है किसका शासन था, लेकिन जिसका भी शासन था, जिन्होंने भी शासन किया,
उन्होंने अपने आप में फैसले लेने की प्रक्रिया उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जरूर रही होगी। अब यहाँ बोला गया है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, शासन क्या होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए होंगे और उनको कार्यबद्ध भी किया, क्योंकि इसके पीछे एक राज है बच्चों। राज क्या है तो देखो, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जैसे कि मोहर का बनना, उसको कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान पे मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि शासन की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन सब में एक रूपता मिली है। लेकिन जो भी शासन था, जितने भी प्रकार की चीज़ें थी वहाँ थी, वो दिखाते तो हैं सिमिलरिटीज़, तो एक रूपता देखने को मिली है। संभवतः ईंट का उत्पादन एक स्थान पर नहीं होता था, ईंट का उत्पादन कई जगहों पे किया जाता है, इसके भी सबूत मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हुई किसके द्वारा? ये सारी चीज़ें हुई हैं अच्छे शासन के द्वारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता थी, ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है। यदि आप भारत में देखेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इधर अगर आप चले जाएं तो आपको इस तरफ भारत में गुजरात क्षेत्र पूरा का पूरा और नीचे तक के ऐसे ऐसे स्थानों के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया वैसे तो आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में फैली बहुत बड़ी सभ्यता थी। और बच्चों इस चीज़ के पीछे एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनका सीधा सीधा संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक क्वेश्चनिंग भी है कि क्या हड़प्पा सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया में जो लोग रहे थे वही लोग हड़प्पा सभ्यताओं को बसाने में एक कार्यरत भूमिका निभाई है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम आगे पढ़ेंगे। और अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर करो। यदि आप नोट डाउन करते हैं तो आपके जो समझने की, आंसर राइटिंग की जो मेथड है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करें, ठीक है। लो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं जो भी अब क्लासेस लेके आऊँगा इसमें, अब जो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस पे अगर प्रैक्टिस करा दी जाए तो आप लोग ज़्यादा इजीली और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। कि अब आगे के पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में देंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको क्लियर किए हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं अब, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जा रहा है, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं, उनमें ना बड़ी ही बारीकी से और बच्चों की नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग अगर इन बारीकी पे ध्यान दे लोगे ना तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद, यानी कि हड़प्पा शासन कैसा था कैसा नहीं था, इसको लेकर जिन्होंने खोजबीन की है ना उनके बीच में अलग अलग मतभेद रहे हैं। तो क्या है तो देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड है प्रसाद तथा शासक। अब प्रसाद और शासक होते क्या थे तो सुनो। मोहनजोदाड़ो से एक विशाल भवन मिला है, मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है। अब आप कहोगे भैया ये प्रसाद क्या है, तो देखिए समझते जाना आगे, ठीक है। इसको किसकी संज्ञा दी गई है? प्रसाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। कहते हैं मोहनजोदाड़ो में एक भव्य भवन मिलने के बाद वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे खोजबीनकर्ताओं ने उसे एक राजा की संज्ञा दे दी कि एक राजा की मूर्ति ये होगी। लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इस पे भी कोई अभी तक ऐसा सबूत नहीं प्राप्त हुआ है कि ये एक्चुअल में राजा ही था या किसी और की मूर्ति है या किस प्रकार से ये मूर्ति बनाई गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो में किन चीज़ों के होने की संभावना या किन वस्तुओं को ज़्यादा प्रमाणित किया गया है खोजबीन में, तो एक तो भवन और दूसरा एक पुरोहित राजा की मूर्ति। ओके, अब देखो तो यह प्रसाद किसको बोला गया है? उस भवन को। अब अगला पॉइंट है पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद है क्या तो देखियो, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, यानी कि जितने भी खोजबीन करता हैं तो उनको ये बोला गया है कि भैया हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शासक नहीं थे, इसलिए मैंने बोल्ड लिखा है थोड़ा। सभी की स्थिति समान थी। शासक न होने की स्थिति में क्या होता है कि सब लोगों के पास इक्वल राइट्स होते हैं।
तो इसी प्रकार से हड़प्पा समाज में भी शासक तो थे नहीं, तो सभी की स्थिति एक जैसी ही थी। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था, तो कुछ खोजबीनकर्ता ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर अगर शासक थे तो एक नहीं थे, ठीक है, नहीं था, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक यहाँ रहते थे, अधिक शासक थे, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शासक होता था, हर किसी के जीवन जीने की अपनी एक कला होती थी, जीवन जीने की अपनी एक पॉसिबिलिटीज़ होती थी, सबके अपने अपने काम करने के तरीके, रूल, नियम, ये सारी चीज़ें अलग अलग थीं। तो एक राजा नहीं होगा, होगा तो बहुत सारे राजा होंगे, ऐसा कुछ मानते हैं, और कुछ ये मानते हैं कि राजा थे ही नहीं। जैसा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि से अलग अलग राजा होते थे। जैसा कि यहाँ प्राप्त हुआ है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता अगर देखी जाए तो दोनों ही क्षेत्र हैं तो अपने आप में विकसित ही, लेकिन मोहनजोदाड़ो ज़्यादा विकसित है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मोहनजोदाड़ो में जो राजा होंगे वो ज़्यादा विकसित होंगे, अच्छे तरीके से कार्य करते होंगे, और हड़प्पा में भी राजा होंगे लेकिन वो अविकसित, या बोल सकते हो कि पूरी प्रॉपर तरीके से विकासशील नहीं होंगे, जिस प्रकार से उनकी सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है, इस प्रकार से। अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन। अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अंत यानी कि एंड कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये जनरली बुक्स में लिखा नहीं होता है, ठीक है, आपको बस रेफरेंसेस वगैरह से या एनसीईआरटी में नॉर्मली चीज़ें, अगर आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने उसको बड़ी ही ईजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। यदि आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ बच्चों, तो आप बोलोगे कि इसकी जो संभावनाएं जताई जाती हैं, संभावना जताने, क्योंकि किसी भी चीज़ के होने के साक्ष्य नहीं मिले, तो आप संभावना जताओ। बाढ़ का आना एक संभावना हो सकती है, सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना। यदि आप अगर ये नक्शे पे ऊपर देखेंगे ना बेटा, अगर आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तो सिंधु नदी यहाँ से फ्लो हो रही है, कहते हैं इसके नदी का बहाव चेंज हो जाना या यहाँ से इसकी रास्ता बदल जाना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में जो सिंधु घाटी सभ्यता या आप बोल सकते हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अंत हुई। तो सिंधु नदी का मार्ग बदलना, भूकंप के कारण, वनों की कटाई, जलवायु में परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़ रहे हो या हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़ते हो तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो आप इन हड़प्पा सभ्यता के अंत के इन चीज़ों के बारे में जरूर बताना बेटा, ठीक है, क्योंकि इनमें से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि यही हुई होंगी। आगे हम देखते हैं कनिंघम के बारे में। कनिंघम का ब्रह्म क्या था, तो सबसे पहले तो सुनो कनिंघम थे कौन। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया या कांस्टेबल, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये चीज़ पूछा जाता है कि भारत के पहले पुरातात्विक डायरेक्टर जनरल का नाम क्या था। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपकी पॉसिबिलिटीज होती है लगाने की, तो आपको याद रखना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्हें एक चीज़ याद रखना है कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, यानी कि भारत में जितनी भी पुरानी स्थल, पुरानी चीज़ों की जो खोज होती है, उस डिपार्टमेंट को जिन्होंने बनाया वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, तो उन्हें उनका जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया था। कहते हैं कि कनिंघम ने 19वीं सेंचुरी में खोजबीन करना, पुरातात्विक खनन करना, ठीक है, खुदाई करना, खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको प्राप्त करना, रिकॉर्ड्स बनाना, ये 19वीं सेंचुरी में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये लिखित स्रोतों का प्रयोग करते थे। ये किसी भी चीज़ की खोज करते थे ना बच्चों, तो उसको लिखते थे बाकायदा, या फिर जो चीज़ लिखित प्रमाणित मिले हैं उनको बाकायदा उनके साक्ष्य को ढूंढने में इनका ज़्यादा जोर होता था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये पहले क्या थे, ये पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्हें जनक भी कहा जाता है पुरातात्विक विभाग का, और दूसरा इन्हें 19वीं शताब्दी में ही खोज आरंभ कर दी थी और ये लिखित प्रमाण पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ ना अब मैं आपको जो चीज़ें कराऊंगा आगे, ठीक है, आप मेरी इसी वीडियो में आगे देखिएगा कि मैं अब कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये जो पार्ट्स हो रहे हैं इसके साथ क्यों ना मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती है ना वो भी करा दूँ।
इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ना एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाता है तो आप और बच्चों से आंसर अच्छा करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो मैं अब जो आपको मैं करवाऊंगा वो कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है।